अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक भारतीय नागरिक पर कैंसर की नकली दवा बेचने और उसकी तस्करी करने का आरोप लगा है। संजय कुमार नाम का यह शख्स जो दवा बेचता था, उसकी कीमत हजारों डॉलर थी। कोर्ट में दायर मुकदमे के मुताबिक उस पर 5 मामलों में आरोप लगाए गए। 43 साल का संजय अगर दोषी पाया जाता है तो उसे हर जुर्म के बदले 100 साल तक की सजा हो सकती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक संजय कुमार को कैंसर की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवा को बेचने के शक में 26 जून को पकड़ा गया था। आरोप है कि वह अमेरिकी बाजार में नकली दवा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के मकसद से अमेरिका पहुंचा था। शुरुआती जांच के बाद उसे होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और एफडीए ने हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना गुरुवार को आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए नुकसान को देखने के लिए मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन के दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछती हुई नजर आई। मेट्रो स्टेशन की हालत देखकर हसीना ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्था के साथ कोई कैसे तोड़फोड़ कर सकता है। ऐसी कौन सी मानसिकता है जो उन्हें ऐसा काम कराती है। पीएम ने आगे कहा कि ढाका शहर जाम से परेशान रहता है। मेट्रो बनी तो लोगों को राहत मिली, लेकिन अब इसे बर्बाद कर दिया गया है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके इस बयान से लोगों का गुस्सा काफी भड़क गया है। शेख हसीना की रोती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दिया है। दोनों ने शुक्रवार को फोन पर कमला हैरिस को इसकी जानकारी दी। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें बराक और मिशेल कमला हैरिस को अपना समर्थन देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद कमला हैरिस खुशी जाहिर करती दिख रही है। बराक ओबामा ने कमला को समर्थन देते हुए कहा कि वे उन्हें जिताने और व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। इसके जवाब में कमला हैरिस ने ओबामा दंपति को धन्यवाद दिया, उनकी दशकों की पुरानी दोस्ती के लिए एहसान भी जताया। कमला हैरिस ने फोन पर कहा कि आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिशेल ओबामा ने कहा कि वे उन पर गर्व करती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को तबाह करने की बात की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची गई थी। अमेरिका में एक भारतीय शख्स को 13 साल की बच्ची को फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। अमेरिका फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को उसे 12 साल की सजा सुनाई। आरोपी शख्स सोशल मीडिया पर एक 13 साल की बच्ची के साथ बातचीत करता था। यौन संबंध बनाने की इच्छा भी उसने जताई थी। वह उसे कई अश्लील तस्वीरें भी भेजता था। हालांकि इस प्रोफाइल को असल में एक अमेरिकन अंडरकवर जासूस ऑपरेट कर रहा था। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी विवियन जेना विल्सन ने अपना जेंडर बदलवाने के बाद पहला इंटरव्यू दिया। अमेरिका मीडिया एनबीसी न्यूज से बात करते हुए विवियन ने मस्क को निर्दयी और क्रूर बताया। दरअसल कुछ दिन पहले मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेंडर बदलवाने की सर्जरी ने उनके बेटे को अलग कर दिया था। इस पर जवाब देते हुए मस्क की 20 साल की बेटी विवियन बोली, मस्क ने कहा था कि मैं एक लड़की नहीं हूं, मैं उनके लिए मर चुकी हूं। कहकर उन्होंने हद पार कर दी थी। अगर वे लाखों लोगों के सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। दरअसल एलन मस्क के बेटे जेवियर ने साल 2022 में 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपना जेंडर बदलवाया था। इसके बाद जेवियर ने अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन कराया था। अमेरिकी संसद में गुरुवार को भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नेटो सहयोगी के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। अमेरिकी संसद बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता
दी जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी साथ दिया जाए। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट का नाम दिया गया। प्रस्ताव पेश करने के बाद अमेरिकी सांसद ने कहा, कम्युनिस्ट चीफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही वह हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका भारत जैसे अपने सहयोगियों को चीन से निपटने में मदद करे। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की दौलत के करीब 42 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये जानकारी ऑक्सफैम ने हाल ही में एक रिपोर्ट में दी है। ये रकम दुनिया की आधी जनता की कुल दौलत से भी 86 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इतनी कमाई होने के बाद भी इन अमीरों ने अपनी कुल दौलत का सिर्फ आधा फीसदी टैक्स में जमा किया है, जो अब तक के सबसे कम दर पर है। जबकि पिछले 4 दशकों में इन अमीरों की संपत्ति हर साल औसतन 7.1% की बढ़ोतरी हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर G20 देशों में रहते हैं। इसी साल नवंबर में ब्राजील में G20 होने जा रहा है, जहां पर इन अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की चर्चा हो सकती है। पंजाब के अमृतसर में रहने वाले तेजपाल सिंह ने आर्मी ज्वाइन करने का सपना पूरा करने के लिए जनवरी 2024 में रूस का रुख किया। उस समय रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाकों की आवश्यकता थी। वहीं मार्च में तेजपाल की युद्ध में मौत हो गई और 9 जून को परिवार को इसकी जानकारी मिली, लेकिन अब तक परिवार को उसका शरीर नहीं मिला है। तेजपाल की विधवा परमिंदर कौर का कहना है कि रूस सरकार उसके पति को शहीद का दर्जा दे चुकी, लेकिन यहां भारत में एक एक काम करवाने के लिए उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। परमिंदर कौर के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने कहा है कि चूंकि तेजपाल सिंह के शव की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। रूस ने करीबी रिश्तेदारों का डीएनए टेस्ट करवाने को कहा है, विशेषकर मां का, ताकि रिपोर्ट रूसी पक्ष के साथ साझा की जा सके। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 9 में से 5 कोर कमांडरों ने सुझाव दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से बाहर आने दिया जाए। ऐसा करके दुनिया भर के निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा और देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी। अभी जनरल असीम मुनीर अड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इमरान उन पर सीधा निशाना साधेंगे। मौजूदा हालातों को देखते हुए माना जा रहा है कि इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ न्यायपालिका, पाक सेना या शहबाज शरीफ के बूते नहीं होगा। यह पाकिस्तान से हजारों मील दूर से होगा, क्योंकि इमरान की रिहाई के समझौते में अमेरिका का हाथ होगा। अगले हफ्ते एक अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सरकार और सेना के साथ इस संबंध में कोई गुप्त समझौता कर सकते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गाजा में सीज फायर का दबाव बनाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी स्टेटमेंट में हैरिस ने कहा कि अब जंग खत्म करने का समय आ गया है और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नेतन्याहू से सीज फायर के लिए सभी अड़चनों को दूर करने की बात कही, साथ ही गाजा में मदद पहुंचाने में आ रही दिक्कतों को भी हटाने पर चर्चा की है। मुलाकात में नेतन्याहू ने बाइडेन के इजराइल को दिए गए सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद कहा है। प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेताओं ने बंधकों की रिहाई, लेबनान तक जंग पहुंचने की आशंका, ईरान के खतरे और सीज फायर पर चर्चा की। किर्बी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के संबंधों में मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 24 जुलाई को क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स गुरुवार 25 जुलाई को अधिकारियों ने बरामद किया है। सौर एयरलाइंस का बम्बार्डियर CRJ-200 प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 2 क्रू मेंबर, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी, 4 साल के बच्चे सहित 3 सदस्यों का परिवार शामिल है। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हंसराज पांडे ने कहा कि बरामद ब्लैक बॉक्स को आगे की कार्रवाई के लिए जांच दल को सौंपा है। प्लेन क्रैश हादसे की जांच टीम को सिविल एविएशन अथॉरिटी के पूर्व डायरेक्टर जनरल रतीश चंद्र लाल लीड कर रहे हैं। इस
टीम में 4 एक्सपर्ट भी शामिल है। टीम को 45 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने को कहा गया है। हंसराज पांडे ने यह भी बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया और अब उनकी पहचान की जा रही है। 26 जुलाई को सभी शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। प्लेन हादसे के एकमात्र जीवित कैप्टन मनीष राज शाक्य का काठमांडू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मनीष आईसीयू में भर्ती हैं और वे बोल पा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लाओस में अहम बैठक हुई। इसमें नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से एलएसी और पहले हो चुके समझौते का सम्मान करने की बात कही। जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों के हित में। उन्होंने वांग यी से भारत चीन संबंधों को फिर से बहाल करने की राह में सीमा विवाद को मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा कि सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे रिश्ते में भी दिखेंगे। ये दोनों नेता इस महीने दूसरी बार मिल रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पर डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों की तरफ से सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश देने पर सहमति जताई। जयशंकर और वांग यी इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन के मौके पर भी मिले थे। अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाराजगी जताई। अमेरिका ने कहा कि मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग और उससे जो संदेश दिया गया वह बेहद निराशाजनक है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को जब रूस गए थे उसी वक्त नेटो देशों की बैठक भी चल रही थी। विदेश मामलों पर बनी अमेरिका की संसदीय कमेटी ने बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू ने कहा, हम इस मामले में भारतीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। मोदी के मॉस्को दौरे पर अमेरिका बारीकी से नजर बनाया था। दोनों देशों के बीच कोई अहम रक्षा समझौता नहीं हुआ, न ही उन्होंने तकनीकें साझा करने पर कोई खास चर्चा की। अमेरिकी अधिकारी ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने लाइव टीवी पर कहा कि जंग के मैदान में समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। मोदी ने जंग में बच्चों के मरने पर दुख जताया। व्हाइट हाउस ने भी भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते नहीं होने की सराहना की। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य जो विल्सन ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमले के दिन मोदी के पुतिन को गले लगाने पर हैरानी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी डोनाल्ड लू के बयान पर अब भारत की प्रतिक्रिया सामने आएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने से पहले हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या के बारे में इंटरनेट से जानकारी जुटाई थी। अमेरिकी खुफिया विभाग एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमेरिकी संसद में बुधवार को इसकी जानकारी दी। एफबीआई ने बताया कि हमलावर ने अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की 22 नवंबर 1963 की हत्या के बारे में सर्च किया था कि कैसे हमलावर ओसवाल्ड ने केनेडी पर गोली चलाई और ओसवाल्ड केनेडी से कितनी दूरी पर था और कौन सी बंदूक इस्तेमाल की थी। एफबीआई चीफ ने बताया कि हमलावर ने केनेडी के हत्यारे से प्रेरित होकर ऐसी राइफल चुनी जिसे तोड़कर छोटा किया जा सकता और जिसे आसानी से छुपाया जा सके। अमेरिका अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एफबीआई ने सांसदों को बताया कि जांच एजेंसी हमलावर की हरकतों को समझने की कोशिश कर रही है, साथ ही ट्रंप की सिक्योरिटी में तैनात किए गए अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। नासा ने सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ एक नया हाई रेजोल्यूशन मॉडल जारी किया जिसमें पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को देखा जा सकता है। इस मॉडल का नाम नासा की साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो ने तैयार किया है। इस हाई रेजोल्यूशन मॉडल को जूम कर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले सोर्सेज जैसे पावर प्लांट, आग और बड़े शहरों को देखा जा सकता है। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस महाद्वीप और किस महासागरों में कैसे फैलता है। गॉडर्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम GEOS तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया। यह मॉडल जनवरी से मार्च 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते लेवल की जानकारी देगा। यह हाई रेजोल्यूशन मॉडल नॉर्मल वेदर मॉडल की तुलना में 100 गुना अधिक बेहतर है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट
इस प्रोजेक्ट से जुड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉक्टर लेस्ली ओट ने कहा कि इस मॉडल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है और धरती को कैसे प्रभावित करता है। इस मॉडल को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे सब कुछ इन अलग अलग मौसम पैटर्नों से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।